हमारे देश में अलग अलग तरह की तमाम जातियां और उनकी उपजातियां हैं। हालांकि इनकी संख्या कितनी है, किस जाति में कितने लोग हैं, इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये फिलहाल निर्धारित नहीं है। साल 1931 से लेकर आज भी यही मुद्दा हमारे देश में विकास की ओर एक रोड़ा बना हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा विवाद पिछड़े वर्ग को लेकर है। इस वर्ग की संख्या को पुख्ता करने के लिए अलग अलग राज्य केंद्र पर दबाव बनाते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अपने पक्ष में वोट की गोलबंदी करने के लिए जातिगत पहचान का सहारा सबसे ज्यादा लेती हैं। इसके अलावा सभी जातियों की तरक्की और उनके वाजिब हक के लिए भी ये जरूरी होता है। लेकिन केंद्र की सत्ता में रहने वाली पार्टी कुछ न कुछ बहाना बनाकर हर बार इसे टाल देती है। लेकिन इस बार जंग जबरदस्त है। क्या है इस जंग के पीछे की कहानी, चलिए आपको बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। हमारे देश में ओबीसी की कुल जनसंख्या करीब 52% है, यानी एक ऐसा वर्ग जो जिस दल के साथ जाता है उसकी सरकार बना देता है। फिलहाल विपक्ष की पार्टियां मांग कर रही हैं कि जातीय जनगणना कराई जाए ताकि पिछड़े वर्ग की सही जानकारी हो सके और उस हिसाब से उनकी तरक्की का खाका खींचा जा सके। यहाँ आपको बताना जरूरी है कि जातीय जनगणना हमारे देश में आजादी से पहले 1931 में हुई थी। उस जनगणना में बताया गया था कि देश में 52% के आसपास ओबीसी वर्ग है। बाद में मंडल कमीशन ने भी माना कि आंकड़े सही हैं। इसी के आधार पर 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का ऐलान किया था। ये आरक्षण केंद्र की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए दिया गया, जो अब तक चल रहा है। देखा जाए तो ओबीसी की राजनीति से ही नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं का उदय हुआ। आंकड़े बताते हैं कि जातीय आधार पर होने वाली राजनीति में अक्सर क्षेत्रीय दलों को फायदा मिलता है, इसलिए क्षेत्रीय दल खुलकर जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है कि पिछड़े वर्ग का वोट सिर्फ क्षेत्रीय दलों को ही मिलता है। सीएसडीएस लोकनीति की एक रिपोर्ट की अगर माने तो 2004 के चुनाव में कांग्रेस को 24%, बीजेपी को 34% और क्षेत्रीय दलों को 43% ओबीसी वोट मिले थे। लेकिन 2019 में ये आंकड़ा बदल गया। 2019 में कांग्रेस को 15%, बीजेपी को 44% और क्षेत्रीय दलों को 41% ओबीसी वोट मिले। बीजेपी को ओबीसी वोट इसीलिए मिले क्योंकि उनके दल में ओबीसी नेताओं की संख्या ज्यादा है। सदन में भी जेपी नड्डा ने बताया था कि किसी भी पार्टी की अपेक्षा सबसे ज्यादा ओबीसी सांसद और विधायक बीजेपी में है। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर केंद्र की सरकार जातीय जनगणना कराने के पक्ष में क्यों नहीं है। साल 2010 में जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो संसद के भीतर बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर तर्क दे रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर ओबीसी जातियों की गिनती नहीं हुई तो उनको न्याय देने में और 10 साल लग जाएंगे। इसके बाद जब बीजेपी सत्ता में आई और तय समय के अनुसार 10 साल बाद 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन नहीं हुई, तब इसी साल संसद में बीजेपी से एक सवाल किया गया कि 2021 की जनगणना जातियों के हिसाब से होगी या नहीं। नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। सरकार का लिखित जवाब भी आया। कहा कि सिर्फ एससी एसटी को ही गिना जाएगा, यानी ओबीसी जातियों को गिनने का कोई प्लान नहीं है। कहने का मतलब यह है कि केंद्र की सत्ता में जो भी पार्टी होती है वो जातीय जनगणना को लेकर आनाकानी करती ही है। विपक्ष में जब ये पार्टियां होती हैं तो जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाती हैं। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि सरकार जातीय जनगणना से पीछे क्यों हट रही है। तो मान लीजिए जातिगत जनगणना होती है तो अब तक की जानकारी में जो आंकड़े हैं वो ऊपर नीचे होने की पूरी संभावना है। जैसे ओबीसी की आबादी 52% से घट जाती है तो एक नया विवाद हो सकता है, और मान लीजिए ये प्रतिशत बढ़ जाता है जिसकी पूरी संभावना है, तो सत्ता और संसाधन में हिस्सेदारी की और मांग उठेगी। सरकारें शायद इस बात से डरती हैं, जैसे कि पता है कि आदिवासियों और दलितों के आकलन में फेरबदल होगा नहीं, क्योंकि वो हर जनगणना में गिने जाते हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना में प्रतिशत में बढ़ने घटने की गुंजाइश अपर कास्ट और ओबीसी के लिए ही है। बीजेपी की पैठ अभी सवर्ण जातियों में ज्यादा है। आरक्षण का दायरा बढ़ने पर सवर्ण जातियां विरोध करेंगी और सरकार की परेशानी बढ़ेगी। इस टॉपिक पे आपके क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।